प्रकृति के ये तत्व हैं, वरदान है, हमें मिले हुए हैं, इनको हमें ठीक रखना है। पृथ्वी को भी हमें गंदा नहीं करना है। वायुमंडल प्रदूषण से अपने आप को बचाने के लिए, आसपास के वातावरण को, वायुमंडल को ठीक रखने के लिए साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है, पेड़ पौधों का भी संरक्षण करना है। एक दूसरे पे हम निर्भर हैं। जैसे ही फलाहार पे आते हैं, आपकी जबान का स्वाद बदल जाता है। सुबह जब उठते हैं तो मुंह के अंदर बहुत ही गंदगी रहती है, जीभ आपकी मोटी हो जाती है, बहुत ज्यादा गंदगी के कारण चिपचिपापन आने लगता है, सांस से भी बदबू आने लगती है, पसीने से भी बदबू आने लगती है। तो सब गंदगी बाहर निकलने की कोशिश होती है। इस सब की भूसी कोई दवा नहीं है, वो केवल स्टूल के वॉल्यूम को बढ़ा देती है। प्राकृतिक भोजन पर आधारित होंगे, उतना ही हमारा अंदर से स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो चीजें हम सामान्य भोजन के और संतुलित भोजन की बात कर रहे हैं, बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं, और रोग के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि रोग कैसे क्यों आता है। इसको अगर हम व्यवस्थित कर लें, नियमित कर लें, तो निश्चित रूप से जैसे ही नमक कम करेंगे, तेल मिर्च मसाले भोजन में कम करेंगे, वैसे उनको जो डाइजेस्ट होने के लिए जो हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही थी, वो एनर्जी हमारी बचती है। वो एनर्जी जो बचती है वो हमारे शरीर के निर्माण में लगती है। जो हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी ठीक होने लगता है। तो लीवर में जो फैटी लीवर आज लोग सामान्य बताने लगे हैं, ये तो सामान्य है, सबका फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 होने लगता है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम भोजन पर विशेष रूप से ध्यान दे दें तो निश्चित रूप से कुछ समय में आपका फैटी लीवर अपने आप नॉर्मल आ जाएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से नॉर्मल आ जाएगा। और जैसे ही फैटी लीवर होना शुरू होता है, वैसे हमारा पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, अनावश्यक फैट हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है, अनावश्यक चीजें हमारे जो शरीर में नहीं आनी चाहिए वो आने लगती हैं। तो इसलिए हम अगर संतुलित भोजन में आ जाते हैं, तेल मिर्च मसाले हम कम कर देते हैं, तो जो रिपेयरिंग का काम है नेचर खुद करती है, हमारा अंदर का सिस्टम खुद करता है। ये सिस्टम ऑलरेडी हमारा बना बनाया है, उसमें कोई हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। तो लोगों के अंदर एक भ्रांति और है कि नमक अगर हम नहीं लेंगे तो सोडियम की कमी हो जाएगी, पोटेशियम की कमी हो जाएगी, इसकी कमी हो जाएगी। कोई कमी नहीं होती। हम पर्याप्त फल सब्जियां दालें जो भी अनाज ले रहे हैं, उन सब में कुछ न कुछ मात्रा में हर मिनरल साल्ट्स और विटामिन हैं। अभी एक कल ही हमारा एक साधक आया था जो साधना के क्षेत्र में बहुत दिनों से, वो उसकी उम्र भी 55-58 साल की है। 1 महीने से वो फल पे ही है, फल के अलावा और कुछ नहीं। दैनिक दिनचर्या उसकी बिल्कुल व्यवस्थित है, वजन भी कांस्टेंट है, किसी प्रकार की उसको कोई दिक्कत नहीं, चलना फिरना सारा सारा अपना कार्य कर रहा है। वो भी डॉक्टर है आंखों का। मैंने जब अपना स्वास्थ्य गड़बड़ था तो 2.5 साल मैंने नमक नहीं लिया, कोई स्वास्थ्य में गड़बड़ी नहीं रही। जो कमियां शरीर में आई थी रोग के कारण, वो सारी कमियां भी ठीक हो गई। तो ये सोच लेना कि नमक नहीं खाएंगे तो सोडियम की कमी हो जाएगी, पोटेशियम की कमी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी कुछ भ्रांतियां हैं, क्योंकि मिनरल साल्ट्स जो विटामिन हैं वो फल सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में हमें मिल जाते हैं। अब जैसे हमारा मानना ये रहता है कैल्शियम के लिए हमें विटामिन सी और विटामिन डी की आवश्यकता है, तो अगर फल सब्जियां नॉर्मल रूप से हम ले रहे हैं
तो विटामिन सी पर्याप्त मिल रहा है। धूप में अगर हम पर्याप्त रह रहे हैं तो इससे अच्छा कोई विटामिन डी नहीं हो सकता है। तो जितना हम प्रकृति के नजदीक रहेंगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य अपने आप ही अच्छा होता है। अब जैसे कोई नवजात शिशु है, उसको पता चला कि थोड़ा सा जॉन्डिस है, अब उसको अगर केवल धूप दिखा दी जाए तो बहुत जल्दी उसका जॉन्डिस ठीक हो जाता है। कहने का तात्पर्य है नेचर के अंदर इतनी ताकत है कि आपको, और प्रकृति का यह वादा भी है कि हमारे नजदीक रहोगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। अगर कोई दिक्कत आए भी तो हम ठीक करेंगे। जैसे एक किसी दार्शनिक ने लिखा है, चिकित्सक ने लिखा है, प्राकृतिक चिकित्सक ने लिखा है, गिव मी फीवर आई विल क्योर यू। तुम मुझे बुखार दो, मैं तुम्हें को स्वस्थ कर दूंगी। तो बुखार की स्थिति में आप देखें कि आपको भूख नहीं लगती, आपको रेस्ट करने का मन होता है। लेकिन बुखार की स्थिति में भी हम दवा खा करके काम में निकल जाते हैं, काम करते हैं, तो बुखार तो आपका कम हो गया, लेकिन जो अंदर वायरस आया है या कोई भी परेशानी आई है वो एज इट इज शरीर में बनी रहेगी। जैसे हमें डिसेंट्री हुई, हम परेशान हैं बार बार मोशन जाने से, हमने दवा तुरंत ले लिया तो मोशन तो ठीक हो गया, लेकिन इसके बाद जो है वही हमारे अंदर एमेबियासिस और कोलाइटिस डेवलप कर देता है, तो क्रॉनिक डिसेंट्री अंदर बनी रहती है। तो नेचर उस चीज को निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको दवा के माध्यम से हमने दबा दिया, तो वो हमारे अंदर फिर रुका रहेगा, तो कभी ना कभी परेशान करेगा ही करेगा। तीसरी, जो भी इस तरीके की चीजें हमारे शरीर में घटित होती हैं, चाहे वो लूज मोशन हो, डिसेंट्री हो, चाहे उल्टी हो, चाहे फीवर हो, सर्दी जुकाम हो, तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए प्राकृतिक ढंग से हम ठीक करें। कफ अगर हमारा निकल रहा है, सर्दी हमें लगी है, तो उसको हम भोजन सुधार करके और प्राकृतिक उपचार करके ठीक कर लेंगे, तो निश्चित रूप से जो बलगम बाहर निकल जा रहा है, कफ निकल जा रहा है, हमारे लंग्स की सफाई हो रही है, शरीर में आया हुआ म्यूकस जो है बाहर हो रहा है। लेकिन उस स्थिति में हमें भोजन सुधार की विशेष आवश्यकता है, रेस्ट की विशेष आवश्यकता है। अगर हम कुछ नियमों का पालन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लंग्स भी साफ रहेंगे, हमारा हार्ट भी काम करेगा ठीक से, किडनी भी हमारी वास रहेगी, क्योंकि हमने उस समय भोजन बंद कर रखा है, हम सिर्फ पानी पी रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं, तो सेल्स का डिटोरेशन नहीं हो रहा है। रेस्ट की स्थिति में सेल्स का रीजनरेशन भी हो रहा है, नेचर हमारे अंदर काम कर रहा है, वो रिपेयरिंग का काम शुरू है। तो इस चीज को जिस दिन हम समझ लेंगे उस दिन निश्चित रूप से हम अपने शरीर को रोग मुक्त भी कर लेंगे और अपनी आयु की वृद्धि भी कर लेंगे। यहाँ सामान्य भोजन पे जैसे ही हम आते हैं उसमें ज्यादा बनावटीपन नहीं होता है, और अपक्व भोजन, बिना पकाया हुआ भोजन हम ज्यादा मात्रा में जब लेना शुरू कर देते हैं तो हमारे शरीर की एनर्जी बहुत ही बचती है, और अंदर अगर कोई रोग आया है तो उसको ठीक करने में लग जाती है। तो जैसे ही हम यहाँ नमक, तेल, मिर्च, मसाला और प्रोटीन और फैट भोजन में कम करते हैं तो हमें ऊर्जा तो रहती है, लेकिन इन चीजों में जो अनावश्यक हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही थी वो हमारी बच जाती है, तो रोग निवारण में लगती है। अनावश्यक फैट भी अगर बॉडी में इकट्ठे हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लूबिन बढ़ा हुआ है, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, प्रोटीन बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो सारे के सारा पैरामीटर धीरे 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 सामान्य होने लगते हैं। अब इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है,
उसके लिए फिर कुछ दिन सामान्य भोजन के बाद हम फिर फल पे आते हैं। फलाहार, फलाहार के अंदर जो मौसम के फल हैं, लोकल फल है, नजदीक के फल हैं, उन फलों को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। और फलों के अंदर सारे सारे मिनरल्स और विटामिन प्रचुर मात्रा में हैं। उनके लेने से हमारे पूरे सिस्टम को कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे अमरूद है, इस मौसम का फल है, 2 मौसम में अमरूद रहता है। अमरूद की तो विशेषता है कि एक तो हमारे मसाने की सफाई होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन उसमें पर्याप्त मात्रा में होता है। तो जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जाता है वैसे हमारे कफ को बाहर करने का काम करता है, पेट की सफाई करता है, कॉन्स्टिपेशन को हटाता है। और ये जो बीज है उसका है, उसको हमें समूचा निकल जाना है, उसको तोड़ना नहीं है। क्योंकि जैसे ही फल खाना शुरू करेंगे वैसे ही आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू होगा। ये कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? क्योंकि जो चीजें हम भोजन ले रहे थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये फैट, जो भी चीजें ले रहे थे, उससे जो एसिड ज्यादा फार्म होता है उसको निकालने के लिए भी नेचर जो है कोशिश करती है। इसीलिए हमको मोशन जो है, कुछ लोगों को बिस्तर से उठते ही, जैसे उठेंगे उनको तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है, एकदम प्रेशर क्रिएट होता है, वो रुक नहीं सकते। ये भी एसिडिटी का बहुत बड़ा लक्षण है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे तो जलन नहीं होती है, खट्टी डकारें भी नहीं आती हैं, लेकिन एसिडिटी की वजह से नेचर जो है उसको अंदर रोक नहीं पाती, और जैसे ही सो के जगते हैं तुरंत आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, और तेजी से स्टूल पास होता है। भले ही पूरा ना निकले, लेकिन उस समय आपको तुरंत जाना पड़ता है। तो ये भी एक लक्षण है। तो जैसे ही फलाहार की स्थिति में आप आते हैं वैसे ही आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन की स्थिति में क्योंकि भोजन का वॉल्यूम भी कम हो गया है, और ये कुछ एंजाइम्स, हार्मोन्स हैं जिनका सेक्रेशन भी कम हो गया है, एसिडिटी भी कम हो रही है, तो फिर हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। उस स्थिति में या तो एनीमा ले लें, या कोई ऐसे रेचक जो प्राकृतिक औषधि है, ईसबगुल की भूसी कोई दवा नहीं है, वो केवल स्टूल के वॉल्यूम को बढ़ा देती है और आंतों में चिपके हुए मल को भी अपने अंदर समेट करके, और पित्त को भी समेट करके अपने आप में बाहर करने का काम करती है। तो जो पेट के अंदर इरिटेशन होता है उस इरिटेशन को भी कम करती है, और स्टूल का वॉल्यूम बढ़ा देती है, पफी हो जाता है स्टूल। स्टूल हार्ड है, सॉलिड स्टेट में है, तो उसको पफी बना देता है, और पूरी एलिमेंट्री कैनाल को सुरक्षित रखते हुए स्टूल को पास आउट करने का काम करती है। लेकिन ये इसके अंदर फोर्स नहीं होता है ज्यादा, इसलिए हमें कोई ना कोई रेचक औषधि लेनी है। औषधि में जैसे हमने छोटी हरण के विषय में बताया है, वैसे ही और कई चीजें हैं, उनको भी हम ले सकते हैं। और ये हमारा क्वेस्टर ऑयल ले सकते हैं, उससे भी हमारा स्टूल अच्छे से पास हो जाता है स्मूथली, और किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये फलाहार की स्थिति में, तो फलाहार जैसे ही हम लेते हैं, तो फलाहार 3 बार का हमारा रूटीन रहता है, सुबह, दोपहर, रात। सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में लंच लेते हैं, रात में डिनर लेते हैं, और बीच में अगर 5 बजे कुछ लेने की आवश्यकता होती है तो हम उन सब लोगों को जूसेस बताते हैं। जैसे अंजीर मुनक्के का जूस हो गया, एसिडिटी के लिए ही है। गाजर और चुकंदर का जूस हो गया, विटामिन ए की जो कमी है, कैरोटीन की, विटामिन B12 की कमी, उसको भी ये पूरा करता है। या सब्जियों का सूप हो गया, जो डायबिटीज के रोगी हैं उनको सब्जियों का सूप हम रिकमेंड करते हैं। इस तरीके से जो भी हमारा ये डाइट प्लान बनता है उसमें आपकी जो अनावश्यक एनर्जी वेस्ट हो रही थी, और हमारी जो है एंडोक्राइन सिस्टम जो है डिसबैलेंस हो रहा था, वो सारा का सारा धीरे धीरे बैलेंस अपने आप होने लगता है। जैसे लीवर का है, बाइल का सेक्रेशन है,
थायराइड का है, ये कुछ चीजें हैं जिनकी दवा फिर हम परमानेंट थायराइड के लिए परमानेंट दवा लेने लगते हैं। तो ये दवाइयां जब लेते हैं तो हमारे अंदर रोग और बढ़ने लगते हैं, हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते हमारे अंदर कहाँ कमी है। तो हम कमी आ गई है, अगर उसको कहीं से कोई दिक्कत आ गई है तो निश्चित रूप से जैसे ही आप फलाहार करना शुरू करते हैं वैसे ही आपका पाचन में जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी वो एनर्जी आपकी बच रही है, और शरीर के अंदर जो भी छुपे हुए रोग हैं, छुपी हुई गंदगी है, छुपे हुए टॉक्सिन्स हैं, उनको सबको बाहर करने में मदद मिलती है। जैसे ही फलाहार पे आते हैं आपकी जबान का स्वाद बदल जाता है। सुबह जब उठते हैं तो मुंह के अंदर बहुत ही गंदगी रहती है, जीभ आपकी मोटी हो जाती है, बहुत ज्यादा गंदगी के कारण चिपचिपापन आने लगता है, सांस से भी बदबू आने लगती है, पसीने से भी बदबू आने लगती है। तो सब गंदगी बाहर निकलने की कोशिश होती है। तो ये फलाहार आप जैसे नवरात्र आते हैं, नवरात्र में यही बताया गया कि ऋतु की संधि होती है, उस समय अगर फलाहार कर लेते हैं तो कम से कम 6 महीने के लिए हमें प्रॉब्लम से, बीमारियों से काफी हद तक मुक्ति मिली रहती है। लेकिन अगर किसी को कोई रोग विशेष आ गया है तो उसको हमें फलाहार कर लेने में किसी का कोई नुकसान होता नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की है, पहले हमें अपना प्रॉपर डायग्नोसिस होना जरूरी है कि हमारे शरीर में, सिस्टम में कहीं ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से फलाहार करने में हमें, जैसे कड़ी कच्ची चीजें, कुरकुरी फल, हार्ड चीजें अगर ये हम ले रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे एलिमेंट्री कैनाल में दिक्कत थोड़ी सी आती है। तो इसलिए अगर अल्सर वगैरह है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या ब्लड पाइल्स है, या फेफुला है, फिसर है, ये भी जानकारी में अगर आ जाए तो हमें उस तरीके के फल लेने हैं जिससे हमारे वॉल्यूम तो उसका ज्यादा हो लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड ना हो, तो वो हम आराम से हजम कर सकते हैं, हमारा सिस्टम उसको डाइजेस्ट कर सकता है। जैसे अमरूद है, पपीता है, ये मुलायम फल हैं। जैसे बाबू गोसा है, नागा है, ये मुलायम फल है। अगर ये अल्सर नहीं है, कहीं भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कहीं से कुछ नहीं, इस तरीके की दिक्कत नहीं है, तो फिर आप गाजर भी खा सकते हैं, खीरा भी खा सकते हैं, इन सब चीजों का भी सेवन कर सकते हैं। तो फलाहार अगर हम, अब जैसे अक्टूबर आ रहा है, ये मौसम का परिवर्तन का समय होता है, तो इस समय अगर हम फलाहार पर रह जाए तो बहुत अच्छा होता है। उधर चैत्र का मौसम होता है, वो भी नवरात्र होता है, उसमें भी अगर रह जाए तो गर्मी के पहले का है, सर्दी के पहले का हो, गर्मी के पहले का है। तो इस तरीके से अगर हम अपने सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं तो विशेष रूप से साल में एक बार हम अपने घर पर भी ये चीजें रह सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें जरूरत इस बात की है कि अगर आपको अपने विषय में जानकारी है कि हमें क्या क्या परेशानियां हैं, उसके आधार पर हमसे जानकारी ले सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप ब्लड टेस्ट, पूरा ब्लड प्रोफाइल निकालिए, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। एक तो किसी को अगर कोई रोग होता है तो सारी चीजें उसके पास ऑलरेडी होती हैं, तो हमें लिखने और कहने की जरूरत होती नहीं है। और अपने विषय में जितना आप खुद जानते हैं उतना सामने वाला नहीं जान सकता है। आपको कितना दर्द है ये आप जानते हैं, आपको किस जगह पर दर्द है ये आप जानते हैं। तो मशीनें तो केवल उस स्थिति में बताती हैं जब आपकी बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। लेकिन आप जो है स्वयं अपने को ऑब्जर्व करके आप जान सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ कभी कभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के विषय में भी जानकारी देते रहते हैं। तो आज हम ये फलाहार, सामान्य भोजन, कल हम दशाहार के विषय में और उपवास के विषय में विस्तृत जानकारी देंगे, जिससे आपको एक पूरा अपने सिस्टम को समझने का और उस चीज को अडॉप्ट करने का एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए। कोई भी व्यक्ति
45 दिन तक बिना खाए रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर 5 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता है। लेकिन इस हवा के बगैर 1 घंटे भी नहीं रह सकता है। तो इस चीज को भी हमें समझना है। तो प्रकृति के ये तत्व हैं, वरदान है, हमें मिले हुए हैं, इनको हमें ठीक रखना है। पृथ्वी को भी हमें गंदा नहीं करना है। वायुमंडल प्रदूषण से अपने आप को बचाने के लिए आसपास के वातावरण को, वायुमंडल को ठीक रखने के लिए साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, पेड़ पौधों का भी संरक्षण करना है। एक दूसरे पे हम निर्भर हैं। धूप भी हमारे लिए पर्याप्त मिलती है ना, जो कि हमें बिना पैसे के, बिना खर्चे के मिलती है। इसलिए हमें धूप का भी सेवन पर्याप्त मात्रा में, खुली हवा में रहने का पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। पानी शुद्ध हमें मिले, इसका भी हमें फिक्र रखनी चाहिए। इन चीजों को अगर हम ध्यान देते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना के रख सकते हैं, और हम दीर्घायु हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, और अधिक से अधिक हम काम कर सकते हैं। तो आज तो हम इतना ही। कल इसके विषय में, रसाहार के विषय में और उपवास के विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। और इसके बाद जो कल्प चिकित्सा की बात हमने कल किया था, उसको और अच्छे से एक एक उसके स्टेप को, उसकी दूध की, दही की सुरक्षा, संरक्षा कैसे करें, वो सारी चीजें हम उसके विषय में छोटे छोटे पॉइंट जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, जो शायद बुक्स में कहीं आपको न मिल पाएंगे, क्योंकि बहुत अध्ययन और ये 58-59 साल की जो प्रैक्टिस है उसका जो भी निचोड़ है वो सब आपको हम देने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद। संगम नमामि, संगम नमामि।